लेक्चर 1 ऊप इन सी प्लस प्लस। ऊप के कॉन्सेप्ट बहुत अहमियत किया हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लेने हैं, ना कि हमने सी प्लस प्लस में सीखना है। लेकिन चूंकि आपका कोर्स है ना भी सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन है, तो आपने इसको सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये जो ऊप के कॉन्सेप्ट है, इवन के PHP में भी आ चुके हैं, बड़ा अच्छा हो गया, और जावा में भी, ठीक है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें ऊप के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, ठीक है, इंटीग्रेट हो चुका है। अब इससे पहले जो आपने सीखी है वो प्रोसीजरल अप्रोच से की है। आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फंक्शंस में। बहुत बड़ा फंक्शन है तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। अब उसका फायदा और नुकसान क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई क्यों है, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो हम ऊप ही क्यों यूज कर रहे हैं। बेटा जावा में भी है, पाइथन में भी है, ऊप के कंसेप्ट है बेटा पूरे के पूरे। अच्छा, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं फंक्शंस में, और फिर फंक्शंस को मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कोई एक कपड़ा बनाने वाली जिसका शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करती है, शर्ट बना के देती है, लेकिन उसने अपनी कंपनी को मुख्तलिफ फंक्शंस में, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया। मिसाल के तौर पर जिस उसका एक जिस मॉड्यूल है या जिस फंक्शन है या जिस डिपार्टमेंट में कपड़ा खरीदना है, वो है परचेज डिपार्टमेंट, सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट। फिर वो कपड़ा खरीदते हैं, फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, चेक करता है। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करने के बाद उसको क्या करता है, अगर तो वो क्वालिटी के मुताबिक है तो फिर वो दे देता है कटिंग डिपार्टमेंट को। कटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस कपड़े को अकॉर्डिंग टू गिवन डिजाइन, जो डिजाइन डिजाइन डिपार्टमेंट ने दिया होता है, उसको क्या करता है, वो उसके मुताबिक कटिंग करता है। कटिंग करने वाला फिर आगे क्या करता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, स्टिचिंग वाले के पास, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े प्रोग्राम को फिर वो क्या करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड करना शुरू करते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन है, स्टिचिंग वाले का स्टिचिंग करना, कटिंग वाले का कटिंग करना। तो जब शुरू शुरू में जब लैंग्वेजेस बनी, तो सबसे ज्यादा जो था वो ये था, प्रोग्राम एक बहुत बड़ा हो जाता था, उसमें कोड बार बार लिखना पड़ता था। उन्होंने फिर एक अप्रोच अपनाया कि हम एक फंक्शन बना लिया करें, फंक्शन को सिर्फ कॉल करें, और वो फंक्शन क्या है, वही कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन को सिर्फ इनपुट दिए जाए और वो इनपुट के हिसाब से उसकी क्या करें, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो बड़े प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करने या फंक्शन को मजीद मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये शुरू में जब न्यू न्यू लैंग्वेजेस बनी थी, तो इसको उस वक्त किस में कन्वर्ट करते थे, फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में। फिर जब ये फंक्शन ज्यादा तादाद में हो गए, जैसे प्रोग्राम ज्यादा तादाद में हो गए, फंक्शंस भी क्या हो गए, ज्यादा तादाद में हो गए। आपने देखा है कि जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मल्टीपल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई एक वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हम कोई एक वेरिएबल क्या करें, ग्लोबल डिक्लेयर कर दें, तो वो तमाम फंक्शंस में क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। ऐसे है कि नहीं। मिसाल के तौर पर
हो जाएगा। मतलब एक ये ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन ए है, वो क्या करता है, इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। फंक्शन बी भी इसको क्या करता है, इसको एक्सेस कर लेता है। ये अपने लोकल वेरिएबल्स को भी क्या करता है, एक्सेस कर लेता है ये फंक्शन, ये अपने लोकल वेरिएबल्स को भी। अब ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसकी हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसकी हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें एक वे देती है कि हम अपने ऐसे वेरिएबल्स को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ताकि ये सब फंक्शन सिर्फ एक्सेस करे, ये एक्सेस ना करे, करवाना भी ग्लोबल डिक्लेयर है। तो क्या करते हैं फिर, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। क्लियर हो गया? The somewhat loosely defined discipline that influenced programming organization for several decades. अब ये जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग थी, ये कई अरसे से एक झंझट बना हुआ था प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में, कि बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता ही नहीं था, एक अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसे ही है, कुछ चीजें बिखरी पड़ी हो ना, तो उसको हम सही तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक और हमें जो चीज प्रोवाइड की वो ये है कि बहुत बड़े प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज वे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी रीयूजेबिलिटी फंक्शन से ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया, कल बताया था मैंने आपको कि जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्राम यूज करने के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज करने के जितने भी फवायद होंगे, ये हमें उस वक्त पता चलेंगे जब हम प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और फिर अब क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हमने क्या किया, सी प्लस प्लस को प्रोसीजरल वे में इम्प्लीमेंट किया, तो दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, फिर ये एक पूरा ऐसे टाइप आप लिख सकते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक और मेन वजह थी, वो ये दो वजूहत थी। ठीक है, पहली क्या थी, फंक्शंस हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डेटा। फंक्शन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो ग्लोबल डेटा को जो मर्जी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, unrelated functions and data, the basis of the procedural paradigm, provide core model of the real world। रियल वर्ल्ड का जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज जो थी या प्रोसीजरल स्ट्रक्चर जो था, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। दो बड़ी वजूहत, पहली वजह क्या थी कि फंक्शन की प्राइवेसी नहीं रहती इसमें, जो प्रोसीजरल हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसमें क्या नहीं रहती, प्राइवेसी नहीं रहती। आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो जो मर्जी फंक्शन उसको एक्सेस कर ले, लोकल को भी एक्सेस कर ले। ठीक है, अब क्या है कि दूसरा क्या है कि अनरिलेटेड फंक्शन, जो फंक्शन आपस में रिलेट नहीं करते, जब आप एक क्लास बनाएंगे तो उसके तमाम फंक्शन एक कैसे होंगे। जैसे फर्नीचर कार की क्लास बनाएंगे ना, ऑटोमोबाइल्स की क्लास बनाएंगे, तो सब कारों का एक ही फंक्शन है, टू ट्रांसफर, कि हमने पैसेंजर्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, साजो सामान को हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन प्रोसीजरल में फंक्शन जो होते हैं अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। हम अगर स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट के फंक्शन होंगे, लेकिन आम प्रोसीजरल वे में जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग यूज करते रहे, इसमें ऐसा नहीं है, अनरिलेटेड फंक्शन है। डेटा भी अनरिलेटेड है, वेरिएबल जिसको बोलते हैं। द बेसिस ऑफ द प्रोसीजरल पैराडाइम, ये इसकी बेसिक है कि डेटा भी और फंक्शन भी अनरिलेटेड होता है, रिलेटेड नहीं होता।
प्रोवाइडिंग अ पुअर मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। और ये जो प्रोसीजरल का जो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या करती है, हमें पुअर डेटा मॉडलिंग हमें प्रोवाइड करती है ऑफ द रियल वर्ल्ड। इसके अलावा जितने भी इसके फीचर्स हैं, जब आप ये ऊप एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आपको इनका कंपैरिजन सही तरीके से पता चलेगा। ठीक है, फिर आप एक एक चीज पे बहस करेंगे, हाँ यार प्रोसीजरल में ये होता था, ऊप में ये हो रहा है। ऊप अभी तक की क्लाइमेक्स है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करने के लिए कम से कम कोड लेके ज्यादा से ज्यादा उसका रीयूज किया जाता है। एक दूसरा, रियल वर्ल्ड से उसको मैप किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे ये है कि डेटे की जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड की जाए। प्रोसीजरल में अनरिस्ट्रिक्टेड है और ऊप के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड है। अभी देखिए, एक फंक्शन हमने ये बनाया, एक फंक्शन ये बनाया, जो पिछली प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग अप्रोच की, जिसको प्रोसीजरल बोलते हैं या इसको मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको एक्सेस कर लिया, इसने इसको भी एक्सेस कर लिया, इसने इसको भी एक्सेस कर लिया, इसने इसको भी एक्सेस कर लिया। ये है। और फंक्शंस बढ़ते जाएंगे, इवन कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वेरिएबल मैंने किस मकसद के लिए यूज किया, ये किसके लिए यूज किया, ये किस फंक्शन के लिए है। ये आपस में रिलेट भी नहीं होंगे, अनरिलेटेड अप्रोच आ जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसको क्या करती है, किल करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज करती है वो फिर हम बाद में उसको देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकली करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने एक ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, एक ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो फिर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक उसका डेटा और एक उसके फंक्शन। इसके जितने भी फंक्शन होंगे वो रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट होंगे। ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका डेटा और इसके फंक्शंस ये आपस में रिलेटेड होंगे। ये डेटा और ये फंक्शन आपस में ये एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि इस ऑब्जेक्ट में से उस डेटा को या उस फंक्शन को परमिशंस ना दी जाए। क्लियर हो गया? कोई भी अगर क्लास का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनती है किसी क्लास से, ऑब्जेक्ट बनती है किसी क्लास से। मिसाल के तौर पर अगर हम ओवरव्यू करें अपने रियल वर्ल्ड के अंदर, तो गाड़ियां जो है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। किसका? ऑटोमोबाइल्स क्लास का, व्हीकल्स का। ठीक है, इसी तरह ये चेयर जिनके ऊपर आप बैठे हैं, ये टेबल्स हैं, ये किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं? फर्नीचर से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह ये जो फैन है और ये जो प्रोजेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की ये उसके ऑब्जेक्ट्स है। इनके रिलेटेड डेटा और रिलेटेड फंक्शन है। जैसे ऑटोमोबाइल्स है तो उनमें कॉमन चीज क्या आती है? ट्रांसफर, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन करती है। फंक्शन उनका क्या है? ट्रांसपोर्ट। और उनका डेटा क्या है? उनका साइज कितना है, उनकी कलर क्या है, उनकी प्राइस क्या है, किस कंपनी ने बनाया है, ये सारे उसका डेटा है। और फंक्शन उसके क्या है कि वो जितनी भी गाड़ियां बनेगी वो जारी बात है गियर लगाएंगे, चाहे ऑटो गियर हो चाहे मैनुअल हो। गियर वाला सिस्टम तो होगा उसमें, ब्रेक वाला भी है, उसको लेफ्ट या राइट मोड़ने के लिए भी तो फंक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे और फंक्शन भी इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फंक्शंस है, जो बेसिक डेटा है, वो तो सबका सेम है ना। तो रिलेटेड डेटा और रिलेटेड फंक्शंस होंगे। किसी भी एक क्लास बना लेंगे ना, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए गए वो क्या होंगे? रिलेटेड होंगे टू दैट क्लास।
फिर वो क्लास और दूसरी क्लास आपस में क्या कर सकती है, डेटा और ये चीजें शेयर कर सकती है, लेकिन ये हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि कितना डेटा उसको देना और कितना डेटा नहीं देना। सबसे बड़ा जो फायदा है ऊप का, अगर आपसे कोई पूछे तो ऊप इज अ वे टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत, एक छोटे से प्रोग्राम को फील नहीं होगा कि हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी कि आपने प्रिंट करना है सिंपल, तो आपने आप कहते हैं यार सी आउट लिखूं, क्लास बनाने का क्या फायदा। लेकिन जब बहुत बड़ा प्रोग्राम आ जाता है तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर, तो इसलिए ये एक इंडस्ट्रियल अप्रोच है। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। ये कारपोरेट लेवल के ऊपर इसके मसल, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट, इसमें पर्सनल डेटा होगा, पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल स्टाफ। फाइनेंशियल डेटा में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, इसके अपने फंक्शन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, फाइनेंशियल असिस्टेंट के अपने, और ये सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब इनको ऑर्गेनाइज करना आसान है, बस इसमें सिर्फ मैं इस जगह पे चेंज करूंगा, बाकी सब जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं इस डेटा में चेंज करूंगा, बाकी सब में चेंज हो जाएगी। जबकि प्रोसीजरल में ये डेटा जहां जहां पे इस्तेमाल हुआ है वहां वहां पे चेंज करनी पड़ती है, वो फंक्शन जहां जहां पे इस्तेमाल हुआ है वहां पे चेंज करनी पड़ती है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऊप के क्या फायदे तो हमने पढ़ लिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या, खूबियां क्या है इसकी, कि लैंग्वेज की इट सेल्फ क्या खूबी है, क्या इसमें आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें क्लासेस बना सकते हैं, इसमें आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, इसमें आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, न्यू डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स कितनी टाइप्स की है, वो गिनी चुनी है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप अपनी डेटा टाइप बना लें भाई। क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ओवरलोडिंग है, और भी बहुत सारी चीजें, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये स्लाइड बढ़ती जाएगी। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन यू अप्रोच अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, you no longer ask how the problem will be divided into functions। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने लगेंगे, किसको यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो आप ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड को ही लेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि सारे इसके कितने फंक्शन बनाए, सारे इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करूं, नहीं, वो रियल वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। उसको डिवाइड करने की सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। आपको बार बार ये नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लेट क्यों आते हैं, क्योंकि 8:25 हो गए, मैं पूछूंगा भी नहीं पता, आप बहुत बड़े हो गए। ठीक है, जल्दी बेटा आया करें। ठीक है, यही गिने चुने 4-5 रह गए, बाद में पता चले कि सिर्फ अभी डॉक्टर ने BS किया, बाकी किसी ने नहीं किया। But how it will be divided into objects, thinking in terms of objects rather than functions। हमने functions का नहीं सोचना कि function कैसे बने, हमने सोचना कि object कौन कौन से बने। Has a surprisingly helpful effect on how easily program can be designed। Objects create करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम प्रोग्राम को डिजाइन कर सकेंगे। देखिए, आप कार का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको कार के फंक्शंस का पता है,
कार के डेटे का पता है तो हमें तो उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। हम खुद ही उसके डेटा बना लेंगे, खुद ही उसके फंक्शन बना लेंगे जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस हेल्प्स दिस रिजल्ट्स from the close match between the objects in the programming sense and the objects in the real world। जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को ये मैप करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करती है, दोनों अप्रोचेस को मैप करती है। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ गाड़ी का ही हो, ऑब्जेक्ट सिर्फ फर्नीचर का ही हो। आप अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मैं अभी तक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा था। जैसे कि आप बता रहा था ऑटोमोबाइल्स की एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट्स है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसकी क्या है, क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट्स है। कंट्रीज इन एन इकोनॉमिक्स मॉडल वो एक ऑब्जेक्ट है। एयरक्राफ्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। किस सिस्टम का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का। कंट्रीज इकोनॉमिक मॉडल का। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट डिजाइन प्रोग्राम का। ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन। जब आप कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें गेम बनती है, उसमें गाड़ियां इधर जाती है उधर जाती है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो आपने जब कोई गेम बनानी है, मतलब ट्रैफिक फ्लो सिमुलेशन बनानी है, लोगों को ट्रैफिक सिखाने के लिए, कि ट्रैफिक के असूल सिखाने के लिए, या गाड़ी की ड्राइविंग सिखाने के लिए, जब आपने कोई गेम बनानी है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फिर क्या है, ऑटोमोबाइल्स उसमें क्या होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी। मेन चीज सबकी हो कि दे आर ट्रांसफरिंग, दे आर मूविंग, दे आर स्टॉपिंग, दे आर चेंजिंग देयर स्पीड, बट दे हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइजेस, ठीक है, शेप्स भी सेम है। इसी तरह जब एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूजर एनवायरनमेंट बात करते हैं, जैसे इसमें हमारे पास एक विंडो बन रही है, तो विंडो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मेन्यू भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन्यू को कोई ना कोई डेटा तो होगा ना, मेन्यू का कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा। मेन्यू करेगा क्या, उसका फंक्शन क्या है कि क्लिक करने से एक और मेन्यू ओपन करेगा। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो सकती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारी ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइन है, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल में ये ऑब्जेक्ट है। लाइन का साइज क्या है, बस आपने रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है, रेक्टेंगल बनानी है तो उसका साइज क्या है, लाइन का। रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट क्या होगी, लेंथ। उसके बाद कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव्स है, ये सारी के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है कंप्यूटर एनवायरनमेंट का। डेटा स्टोरेज कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्ट स्टैक्स बनेगी, लिंक लिस्ट बनेगी, बाइनरी ट्रीज बनेगी, ये सारी की सारी क्या है, ये आप जब वो पढ़ेंगे डेटा, डिस्क्रीट डेटा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर तो उसमें ही है। फिर उसके अलावा ह्यूमन एंटिटीज है, एम्प्लॉइज एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कस्टमर ऑब्जेक्ट है, सेल्स पर्सन ऑब्जेक्ट है। इनके फिर अपने फंक्शंस भी है। स्टूडेंट के क्या फंक्शन है, पढ़ना, लेकिन ह्यूमन एंटिटीज में देखें, एम्प्लॉय भी सांस लेता है, स्टूडेंट भी सांस लेता है, कस्टमर भी सांस लेता है, सेल्स पर्सन भी क्या करता है, खाना भी खाता है, मूव भी करता है, लेकिन फंक्शन कॉमन भी है और अनकॉमन फंक्शन भी है। एक ऑब्जेक्ट का अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमें काफी सारी चीजें मालूमात मिल जाती है। कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो एक इन्वेंट्री एक ऑब्जेक्ट है। पर्सनल फाइल है, एक ऑब्जेक्ट है। डिक्शनरी जो है एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह टेबल ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड सिटीज, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जैसे यूजर टाइम को भी डिफाइन कर सकता है, एंगल्स को भी डिफाइन कर सकता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिफाइन कर सकता है। पॉइंट्स ऑन दी प्लेन एक्स और वाई के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर गेम्स, कार जो होती है इन ऑटो रेस, गाड़ियों की रेस में कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पोजीशंस इन अ बोर्ड गेम, चेस के अंदर किसी भी एक वो उसकी ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन जो है, ठीक है, वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एनिमल्स इन इकोलॉजिकल सिमुलेशंस, जब आप एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें एनिमल्स भी है और वो एनवायरनमेंट से कैसे मुतासर हो रहे हैं, तो वो क्या है, एनिमल्स भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपोनेंट्स एंड फ्रेंड्स इन एडवेंचर गेम्स, ठीक है, तो गेम्स के अंदर भी दोस्त भी दुश्मन भी से सारे क्या है उसमें ऑब्जेक्ट्स है। The match between programming objects and real world objects is the happy result of combining data and function। जितनी भी क्लासेस बनेगी उसमें दो ही चीजें हैं, डेटा और फंक्शंस। डेटा क्या है, मसलन गाड़ियां है ना, तो गाड़ियों का कलर क्या है, गाड़ियों की प्राइस क्या है, ठीक है, गाड़ियों का साइज क्या है, ये उनका डेटा है। फंक्शंस क्या है, उसके मेथड्स क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उनका काम क्या है, वो एक डिफरेंट है, ठीक है। The resulting objects offer evolution program design. No such close match between programming constructs and the items being modeled exists in the procedural language. Procedural language में ये मैपिंग नहीं मिलती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ फंक्शन होते हैं, किसी का डेटा किसी क्लासेस क्या होती है, क्लास इज द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कार, ट्रक, ठीक है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ये सारे किस क्लास में आते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या सिमिलर है, इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो है आप घोड़े को फिट नहीं कर सकते। नो डाउट उसमें एक चीज कॉमन आ जाती है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या है, जो कार्स है रिप्रोडक्शन नहीं करती, एनिमल्स है जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज आ जाए वो उसमें मैच कर जाता है, जिसमें मिनिमम हो वो मैच नहीं करता। दिस फिट्स आवर नॉन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड क्लास। प्रिंस, स्टिंग एंड मेडोना आर नंबर्स ऑफ द रॉक म्यूजिशियन क्लास। अगर आप रॉक म्यूजिक की वर्ल्ड की बात करते हैं तो जिसके टॉप लोग हैं ना, उनमें एक प्रिंस है, स्टिंग है, मेडोना है, ये म्यूजिशियन क्लासेस है। जैसे अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं तो आप नुसरत फतेह अली का नाम लेते हैं, ठीक है, आप है? वो जो भी है इस वक्त जो चल रहे हैं, ठीक है, हमारे दौर में हम अपने दौर की बात करते हैं, आप अपने दौर की बात करते हैं। हमने भी आपके एज में गाने सुने, अभी नहीं सुनता था, अभी नहीं सुनते हैं, लाहौर में लगते हैं, ठीक है। तो क्लास की समझ लगी। ऑब्जेक्ट जो होता है इज ऑफन कॉल्ड एन इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंस। इनहेरिटेंस, अगर दो क्लासेस हो, अगर दो क्लासेस हो, एक पेरेंट क्लास कहलाती है तो दूसरी चाइल्ड क्लास, तो पेरेंट और चाइल्ड की इनहेरिटेंस हो सकती है। इनहेरिटेंस कहते हैं वर्षे में कोई चीज का मिलना ना। यहाँ पे वही वही कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड की जो मैपिंग है वो प्रोग्रामिंग में हो रही है, तो उसको सिर्फ ऊप ही संभालती है। इनहेरिटेंस, द आइडिया ऑफ क्लासेस लीड्स टू द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस। आइडिया ऑफ क्लासेस का क्या है, वो हमें किस तरफ लेके जाता है, इनहेरिटेंस की तरफ। इन आवर डेली लाइफ
we use the concept of classes divided into subclasses. हम classes को किस में convert करते हैं? We know that the animal class is divided into mammals, amphibians, insects, birds, and so on. तो अगर ये बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है तो ये उसकी चाइल्ड क्लास होगी या उसके डिराइव्ड क्लासेस होंगे। ड्राइव्ड की स्पेलिंग देख रहे हैं, ये अक्सर बच्चे गलत है, वो ड्राइव्ड दूसरे वाला लिख देते हैं, ड्राइविंग वाला हो सकता है, क्यों नहीं होता, इनहेरिटेंस होती है, ऊट मॉडल जिधर भी इनहेरिटेंस होगी, ठीक है। आप इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं देखी, लेकिन जो कोई कर लेगा तो उसके लिए फायदा हो जाएगा, तो एक नई चीज दे देगा। इसी तरह ये एक क्लास है, इसके कितने फीचर हैं? दो फीचर्स है। ये फीचर ए और बी सब में मौजूद होंगे, लेकिन इसके फीचर ज्यादा हो सकते हैं, ये आपस में भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये फीचर्स क्या है? सेम है, ये सबके डिफरेंट है, इवन कि अपनी पेरेंट क्लास से भी डिफरेंट है। मसलन बच्चे जो है ना अक्सर बहुत जहीन होते हैं, बाप सुस्त होता है, बाप का बाप बहुत तेज होता है, बच्चे सुस्त होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटीज है बाप और बच्चे में सेम होती है। क्लियर है? इनहेरिटेंस यही है कि पेरेंट्स क्लास से कुछ फंक्शंस वो इंसान लेता है, ठीक है। व्हीकल क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स एंड सो ऑन। अभी ये बेटा इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ अभी से सिर्फ ओवरव्यू है, अभी ये ओवरव्यू है, पेपर में ये पहला चैप्टर पाएगा नहीं, ये तो सिर्फ बेस बन रही है ना, आगे तो कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। रीयूजेबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सबसे बड़ा फायदा है हमें वो क्या है? एक फंक्शंस को भी रीयूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन ऑर्गेनाइज वे में रीयूज नहीं होते। एक दूसरा फंक्शंस जो है उनका अपना एक स्कोप है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जबकि क्लास जो है उसके अंदर डेटा, उसके मेंबर फंक्शंस जो है या डेटा मेंबर्स जो है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं और पब्लिक हो सकते हैं। वंस अ क्लास हैज बीन रिटन, जब हम कोई एक क्लास लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्रिएटेड या उसको क्रिएट करते हैं या एंड डिबग, it can be distributed to other programmers for use in their own programs। तो दूसरे प्रोग्रामर्स भी इसको या दूसरे प्रोग्राम्स भी इसको क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। हमें बार बार क्लासेस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, हम एक क्लास में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोग्राम चेंज होगा। हम ये नहीं कि जिधर जिधर उसका यूज हुआ तो वहां पे जाके यूज करें, चेंज करें, नहीं, हम एक जगह पे चेंज करेंगे, बाकी जगह पे वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम की खूबसूरती तब है कि जब आप एक जगह पे चेंज करें तो सारी जगह पे चेंज हो। मसल अगर आपको प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर आपको कहा जाए कि यार ये ऊपर वाला जो मेन्यू है ना, इसमें आवर सर्विसेज की जगह पे व्हाट वी ऑफर लिखना है, तो ये ना हो कि आपको पूरी वेबसाइट के तमाम पेजेस पे जाके लिखना पड़े। तो 10,000 से ज्यादा पेजेस हो आप, यार 10,000 जगह पे लिखना चाहिए, तो आप 10,000 जगह चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी मेन्यू की फाइल ही लहदा बना लें, उसकी क्लास ही लहदा बना लें, तो उसमें फिर क्या करें? आवर सर्विसेज को किस में चेंज कर दें? व्हाट वी ऑफर में चेंज कर दे, तो हर जगह पे वही शो होगा, क्योंकि तमाम और पूरे प्रोग्राम जितने भी मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जितने भी क्लासेस बने हुए, वो उसी क्लास को यूज कर रही है। तो एक जगह पे चेंज होगा तो सारी जगह पे क्या आ जाएगा? चेंज। तो रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नई कोई सर्विस ऐड करेगी वो भी वहीं से ऐड होगी, वहीं से क्लास में
नई क्लास बना लेंगे, उनको सिर्फ इंटरलिंक करेंगे बाकी क्लासेस के साथ। इसी तरह कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखा तो क्लासेस को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। This is called reusability. It is similar to the way a library of functions in a procedural language can be incorporated into different programs. जैसा कि आप जो हेडर फाइल्स यूज करते थे, हेडर फाइल आपने इंक्लूड कर लेते थे। हेडर फाइल्स क्या करते हैं, तो जिस हेडर फाइल एक जगह पे पड़ी हुई है, अगर उस हेडर फाइल्स को 50,000 यूजर यूज कर रहे हैं तो एक जगह पे चेंज करने से सबकी जगह पे चेंज हो जाएगा। However, in OOP, the concept of inheritance provided as an important extension to the idea of reusability. असल में inheritance क्या है, एक अलहदा से कॉन्सेप्ट है reusability का, कि ये जो दो फंक्शन है ना, ये वाले दो फंक्शन, ये हम यहाँ पे ना यूज करें, ये इधर ही पड़े रहे, हम सिंपल ये सारे खत्म कर दें यार। तो सी बी ई एफ यहाँ पे लिखा हो, तो जब हमने इस फंक्शन को यूज करना है तो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ये फंक्शन हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये इनहेरिटेंस है ना कि पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस है, बेस क्लास और ड्राइव क्लास है। तो बेस क्लास के जो फीचर्स है वो ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, सॉरी अगर वो प्राइवेट नहीं है। प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, फिर कोई पब्लिक है तो क्लास से बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड है तो सिंपल सब क्लासेस में, और अगर प्राइवेट है तो सिंपल इसी के अंदर यूज हो। A programmer can take an existing class and without modifying it add additional features and capabilities to it. प्रोग्रामर क्या कर सकता है कि उसको मॉडिफाई किए बगैर उसमें एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकता है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, दिस इज डन बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक क्लास बना ली, पेरेंट क्लास बना ली, आपने उसके फीचर ऐड करने हैं उस क्लास के, और उस क्लास में मॉडिफिकेशन है, उस क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं करनी, तो उसकी सब क्लास बना लें। ये देखिए इसके कितने फीचर है, दो, मुझे दो फीचर और चाहिए तो मैं एक नई क्लास बना लूंगा और इसमें ये दो फीचर ऐड, क्या हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ? अब अगर किसी ने इस फीचर्स को एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकता है अगर इसकी परमिशंस के साथ, और अगर इन फीचर को एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इसके फीचर भी इस क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो रीयूजेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। The new class will inherit the capabilities of the old one. जो नई क्लास बनेगी उसके अंदर वो तमाम फीचर होंगे जो पुरानी क्लास के हैं, बट इट्स फ्री टू ऐड न्यू फीचर्स ऑफ इट्स ओन, लेकिन इसमें हम नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज दैट दे गिव द प्रोग्रामर अ कन्वीनियंट वे, बहुत आसान सा रास्ता देते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू डेटा टाइप। आप एक न्यू डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आ गया पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग। पॉली का मतलब क्या होता है, मोनो कहते हैं सिंगल को, मोनो कहते हैं सिंगल को, डाई कहते हैं दो को, ट्राई कहते हैं, और पॉली कहते हैं बहुत ज्यादा को। पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग ऑपरेटर्स एंड फंक्शन आर फंक्शन, कोई भी ऑपरेटर है या फंक्शन है उसको डिफरेंट वे में अगर आप यूज करते हैं, किसमें, एक फंक्शन को आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, एक ही फंक्शन है
और उसको आप क्या करते हैं, डिफरेंट वे से इस्तेमाल कर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर ऑपरेटिंग ऑन, तो वो किस मकसद के लिए बने हुए हैं, इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वन थिंग विद सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, एक चीज को डिफरेंट शक्लों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी फिर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप ये याद रखिएगा, एक ऑपरेटर है या एक फंक्शन है, उसको आप डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, ये क्या चीज कहलाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। When an existing operator such as plus or equal is given the capability to operate on a new data type, it is said to be overloaded। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोड। यानी कि इसकी पहली कैपेबिलिटी क्या है, प्लस की, फर्ज करें ये ऐड करता है, ये प्लस क्या करता है, लेकिन इसी प्लस को हम क्या करते हैं, जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लस को यूज कर सकते हैं। डॉट भी यूज होता है कई लैंग्वेजेस में, और कई लैंग्वेजेस में प्लस यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए, मिलाने के लिए। जैसे जंजीर बनती है ना, तो दो आपस में मिली हुई होती है, कॉन्केटिनेटेड होती है, तो इसमें भी जब प्लस का साइन और इक्वल साइन को कॉन्केटिनेट करते हैं, तो इसका असल मकसद क्या होता है प्लस का, इसको प्लस किया जा सकता है, ऐड किया जाता है, लेकिन इस प्लस को किसी और वे में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी क्या कहलाती है, ओवरलोडेड। ये प्लस इज ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग इज अ काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म की एक किस्म है, विच इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फू। ये फीचर है किसका, फू का। अच्छा, ये जितने भी बेटा ये हमने पढ़े हैं, ये इसका सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा है। इसका क्या पढ़ा है, ओवरव्यू पढ़ा है सर्च का। आप ये ना समझो कि ये सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत सारे फीचर, इनकैप्सुलेशन भी है, डेटा हाइडिंग जिसको बोलते हैं, बहुत सारे। मैंने ये नीचे लाइनें लगाई ना ऐसे, ये मैंने इसलिए लगाई हुई है कि हमारे पास बहुत सारी और चीजें भी है। अच्छा, अब इसको पढ़े जरा, थोड़े से कॉन्सेप्ट सीधे करें अपने, कि सी प्लस प्लस और सी दोनों को हम यूज करते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सी से सी प्लस प्लस बनी, ऐसे ऐसे ही है ना, सी के कॉन्सेप्ट है ना, तो सी से क्या बनी, हाँ, चलिए। देखिए इस तरह देखिए, सी प्लस प्लस इज derived फ्रॉम दी सी लैंग्वेज। ये सी प्लस प्लस कहाँ से ड्राइव हुई है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज अ सुपर सेट ऑफ सी, सुपर सेट ऑफ, ये सी लैंग्वेज है और ये सी प्लस प्लस है। तो सी की तमाम खुसूसियात किसमें मौजूद है, सी प्लस प्लस में। लेकिन सी प्लस प्लस की काफी सारी खुसूसियात सी में मौजूद है नहीं है, इतनी ही कॉमन है इसमें, बस। ये जब आप सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसेट और सुपर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हाथ ही से ऊपर सीधे ऊपर, बातें नहीं, सामने बैठा हुआ, हाथ भी मेरा यहाँ तक पहुंचता है। हाँ, ये देखिए ये मूव भी करती है। Almost every correct statement in C is also a correct statement in C++, although the reverse is not true. तमाम स्टेटमेंट्स जो C के अंदर होती है is also correct statement in C++, वो C++ में भी होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि C++ की स्टेटमेंट्स होती है वो ट्रू नहीं होती। C++ ये C है
इसकी तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी सी प्लस प्लस, लेकिन सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होगी सी के लिए। The most important elements added to C and create C concern classes। तो सबसे important चीज क्या है? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच। असल में सिर्फ यही डिफरेंट है। C++ ओरिजिनली कॉल्ड C विद क्लासेस। C++ को पहले क्या कहा जाता था? However, C++ has many other new features as well, including an improved approach to input-output। अब C++ के अंदर आप इनपुट और आउटपुट भी दे सकते हैं अच्छे अंदाज से, ठीक है। बहुत सारी चीजें साथ इनपुट डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं। एंड न्यू वे टू राइट कमेंट्स, ठीक है। अब यूएमएल समझ गए। चलिए आप इस तरह करें, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक चीज पढ़ा देता है। यूएमएल क्या थी? एक ग्राफिकल लैंग्वेज थी, जिसमें क्या किया जाता था कि कोई भी प्रोग्राम हमने बनाना था तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी कि ये रिक्वायरमेंट है, ये पर सेल ये स्टूडेंट है तो ये स्कूल के साथ रजिस्टर होगा, ठीक है। टीचर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर इस तरह करके डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाया जाता था। शुरू शुरू में यूएमएल में 3 सेपरेट मॉडलिंग लैंग्वेजेस, ये 3 डिफरेंट लोग थे, 3 डिफरेंट लोगों ने आपस में मिलकर लहदा एक बनाया होता है। बाद में आपस में मिलते हैं। पहले ये देखते हैं, वन क्रिएटेड बाय ग्रेडी बूथ एट रैशनल सॉफ्टवेयर, वन बाय जेम्स रम, ठीक है, एंड जनरल इलेक्ट्रिक। और ये 3 डिफरेंट है, ठीक है। एट जनरल इलेक्ट्रिक एंड वन बाय आवर जैकबसन एट एरिक्सन, ठीक है। तीनों डिफरेंट कंपनी थी, एक रैशनल सॉफ्टवेयर कंपनी थी, एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी और एक एरिक्सन कंपनी। तीनों ने अलग अलग अपनी यूएमएल बनाई हुई थी। इवेंचुअली ग्राफिक मॉडल लैंग्वेज बनाई हुई थी। इवेंचुअली ये तीनों जो है ना, ये कौन सी? अम्बॉफ एंड जैकबसन जॉइंट बूच एंड रैशनल, ये सारे किस में चले गए? रैशनल सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए, where they became known as the three amigos during the late 90s। They unified, वो इकट्ठे हो गए, hence the name their modeling language into the unified modeling language। The result was adopted by the object management group। फिर OMG बना रहे a consistent consortium of the companies devoted the industry standard, और इन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया। अब ये बेटा ये देखिए, ये यूएमएल सारा बेटा लिखा हुआ है इसमें। यूएमएल कैसे क्रिएट हुआ? इसमें जो चीजें याद करने वाली बेटा ये है, यूएमएल के वर्जन थे बिफोर यूएमएल 1.0। क्या था? यूएमएल 1.xi, ठीक है। कार्डिनलिटी नोटेशंस क्या थी इसकी? यूएमएल 2 आई, फिर उसके बाद डिजाइन इसका कैसे बना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स क्या थे, मॉडलिंग क्या थी, डायग्राम्स कैसे बनती है। अच्छा, स्ट्रक्चर डायग्राम किस तरह की होती है? एक होती है कंपोनेंट डायग्राम, ये कंपोनेंट डायग्राम ऐसे होती है कि, और ये है क्लास डायग्राम, ठीक है। क्लास डायग्राम इस तरह बनेगी, कंपोनेंट डायग्राम इस तरह बनेगी, ठीक है। फिर एक्टिविटी डायग्राम क्या होगी, यूज केस डायग्राम क्या होगी, सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन। ये आपने सिर्फ एक दफा व्यू करना है, ये याद नहीं करना, सिर्फ एक दफा व्यू करना। आपको पता हो कि ये इसकी डायग्राम की बनती है यूएमएल में। डायग्राम कौन सी बनती है? सीक्वेंस डायग्राम भी बनती है, कम्युनिकेशन डायग्राम भी बनती है, एक्टिविटी डायग्राम भी बनती है, यूज केस डायग्राम भी बनती है। ये ज्यादातर ये यूज होता है। जैसे जैसे फूड क्रिटिक, ये शेफ है, शेफ क्या करता है? कुक फूड करता है, ठीक है। फूड ड्रिंक वाइन, पे फॉर फूड, ईट फूड, और क्या करता है?
ये थीम काम ये करता है, खाना भी खाता है, पे फॉर फूड भी करता है, ड्रिंक वर्ल्ड, यानी कि ये ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ये बेटा इस तरह के कुछ कंसेप्ट आते हैं इसमें, बस आपने एक दफा देखना है कि इसके फायदे क्या है, किस तरह इसको लेके चलते हैं। ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैं अपने तौर पर आपको इससे बता रहा हूँ कि यूएमएल जो है बहुत ज्यादा यूजर है। जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं तो आपके कहते हैं यूएमएल केस, यूज केस डायग्राम बनाए, यूज केसेस बनाए। तो फिर आपको पहले पूरी रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से आपको उस तरह की पिक्चर बनानी पड़ती है। इसके लिए रैशनल रोज का ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, उसमें एक्टर्स होते हैं, उसमें एंटिटीज होती है, आपस में रिलेशन करने के लिए होती है। तो वो एक पिक्चर बन जाती है हर मॉड्यूल की अलग अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के हिसाब से। ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना इसमें, उनके फंक्शन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बनना शुरू हो जाती है। हाँ।